हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनिकल ईरा इन इंडिया। सो ऑलरेडी कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था इसमें। अब आता है एंटर द ब्रिटिश। ब्रिटेन डोमिनेटेड द इंडियन सब कंटिनेंट फॉर नियरली 2 सेंचुरीज। सो लगभग 200 सालों तक जो है ब्रिटेन ने क्या किया था, इंडियन जो पूरा सब कंटिनेंट था उस पर रूल किया था। हाउ डिड दिस हैपन, ये हुआ कैसे? मैनी बुक्स हैव डिसेक्टेड द मेथड ऑफ द ब्रिटिश रूलर। तो बहुत सारी बुक ने उनमें देखा है कि किस तरह से जो है ब्रिटिश जो रूलर थे, शासक थे, उन्होंने किस तरह से जो है रूल किया, क्या क्या उन्होंने अपने मेथड्स यूज़ किए। वी विल नॉट अटेम्प्ट टू टेल अ कंप्लीट स्टोरी। हम पूरी स्टोरी यहाँ पर जो है नहीं बताएंगे या नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बट विल फोकस ऑन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कॉलोनिकल प्रेजेंस इन इंडिया। लेकिन जो उनका कॉलोनिकल जो उपस्थिति थी या प्रेजेंस जो थी, उसके जो मेन एस्पेक्ट्स क्या थे वो यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले वो किस तरह से आए थे यहाँ पर, ट्रेडर की तरह। सो ट्रेडर से रूलर की तरफ जो उनका मेथड्स रहे वो क्या क्या थे। So the British conquest of India in one of the history most remarkable example of how a trading company could transform into a imperial power. So भारत में जो ब्रिटिश था उसने किस तरह से इंडिया को पूरा जीत लिया था, हिस्ट्री में एक बहुत ही मतलब रिमार्केबल या याद रखने योग्य एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक ट्रेडिंग कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई है, ट्रेड करने के लिए आई है, और किस तरह से उसने खुद को क्या बना लिया था, एक सुप्रीम पावर जो है उन्होंने खुद को बना लिया था। अनलाइक क्लासिकल कॉन्क्वेस्ट, द ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ इंडिया was gradual, calculated and often disguised as commercial enterprise rather than military invasion. सो जो ब्रिटिश इंडियन जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, उन्होंने जो भारत पर कब्जा किया था या जो रूल किया था या उसे जीता था, वो जो है सिर्फ लड़ाइयों से नहीं जीता था, बल्कि वो बहुत ही कैलकुलेटेड उनका रूल था कि किस तरह से करना है, क्या करना है, ग्रेजुअल था, और दूसरे मतलब अलग अलग तरीके से डिसगस्ड, यानी कि खुद को जो उन्होंने छुपा रखा था, कैसे, कमर्शियल एंटरप्राइजर, ट्रेडर के रूप में खुद को छिपा कर जो है इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर रूल किया था। मिलिट्री इन्वेजन उतना नहीं था। धीरे धीरे ये लोगों के पास जाने लगे, उनको बोलने लगे तुम ऐसे करो, हमारे पास मिलिट्री बड़ी है तो हम तुम्हारा जो है तुम पे किसी का युद्ध नहीं होने देंगे और राजा तुम ही रहोगे, बस रूल हमारे रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने रूल किया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी एज वो एंड वॉज गारंटेड अ रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, ठीक है, और जो ग्रांट थे वहाँ की जो क्वीन थी एलिजाबेथ वन, उन्होंने जो है उनको एक तरह से वो चार्टर दे दिया था, रॉयल मतलब एक रूल या बोल सकते हैं कि एक परमिशन उन्होंने दे दी थी उन्हें, विच गेव इट स्पेशल पावर। तो इससे इनके पास स्पेशल पावर थी, क्या, टू रेज अ प्राइवेट आर्मी, वो अपनी एक आर्मी बना सकते थे फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अगर उन्हें ज़रूरत है या चाहिए तो वो जो है अपनी आर्मी बना सकते हैं। नेवरदलेस इट्स एजेंट इनिशियली केप्ट अप प्रेसिडेंस ऑफ बीइंग मेयर ट्रेडर्स। अब सबसे पहले क्या किया, जो इनके जो भी एजेंट्स थे वो क्या बनते थे, सिर्फ अपने आप को एज अ ट्रेडर वो शो करते थे, विच अलाउड देम, जिसकी वजह से वो अलाउ हो गई, यानी कि यहाँ पर आने दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडर बन के आ रहे थे, जबकि असल में वो उनके सोल्जर या जो थे वो उस तरह से काम करते थे इन द 17th सेंचुरी। सो 17th सेंचुरी में वो क्या करते थे, सिर्फ एज अ ट्रेडर बन के आ रहे थे। टू एस्टेब्लिश फुटहोल्ड्स अलोंग इंडियाज कोस्ट विद मिनिमल रेजिस्टेंस, ताकि जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसमें जो है अपना पांव जमा सके, ठीक है, वहां पर अपना एक तरह से मतलब उस जगह को टेक ओवर कर सके और लोग जो है ज्यादा उसके खिलाफ विरोध ना करें, इसलिए वो सिर्फ ट्रेडर बन के आए। सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता अमंग द फर्स्ट, ये जो है सबसे पहले थे। लोकल रूलर डिड नॉट माइंड दिस ट्रेडिंग पोस्ट, और जो लोकल रूलर थे उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कि ठीक है होके आ रहे हैं, सब ही तो आते हैं, एज दे जनरली वेलकम्ड फॉरेन ट्रेडर्स, और वो मोस्टली जो बाहर से ट्रेडर आते थे उनका वेलकम करते थे। तो जब इन्होंने आके अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई तो इन्होंने भी ज़्यादा इसमें कोई जो लोकल ट्रेडर थे उन्होंने भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। विच लेट अस रिकॉल, जो हम रिकॉल करते हैं, वॉज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, जो कि हमेशा ही, जैसे पहले पुर्तगाली आए या डच आए, जो भी आए उन सब ने ये किया था, तो इन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। दीज मोडेस्ट बिगनिंग concealed द कंपनीज लॉन्ग टर्म एम्बिशन। अब ये जो छोटी छोटी शुरुआतें, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की बहुत मामूली सी शुरुआतें थी, वो कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म एम्बिशन बन गया था कि हमें जो है यहीं पर रहना है, यहाँ पे राज करना है।
नाउ द स्ट्रेटजीज ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसके बाद इनका जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटजी थी वो थी डिवाइड एंड रूल की, कि लोगों को अलग करो, रूल करो। वाइल मेंटेनिंग एन अपीयरेंस ऑफ ट्रेडर, अब वो ट्रेडर की तरह जो अपना अपीयरेंस दिखाते थे, अपने आप को दिखाते थे। द कंपनीज एजेंट कल्टिवेटेड पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद लोकल रूलर, तो क्या करते थे वो जो लोकल रूलर होते थे वहाँ के आसपास के, उनके साथ उन्होंने अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी बनाए। ऑफरिंग मिलिट्री सपोर्ट टू सम अगेंस्ट देयर राइवल, जो भी उनके राइवल है, जो भी उनके दुश्मन है, उनके खिलाफ वो क्या करते थे, उनको मिलिट्री सपोर्ट ऑफर करते थे। thus inserting themselves into Indian political conflict and emerging as power broker rather than foreign invaders। अब ये क्या करते थे, यूने ना तो कुछ कर रहे हैं, ना युद्ध कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, सिर्फ एक राजा की सहायता कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो गए, इंडिया की जो पॉलिटिकल जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें शामिल होने लगे, ठीक है, और एक पावर ब्रोकर की तरह काम करने लगे कि अगर इनके साथ तुम रहोगे तो तुम्हें पावर मिल जाएगी, इनके साथ नहीं रहोगे तो पावर नहीं मिलेगी। और वो फॉरेन इन्वेडर नहीं थे, यानी कि वो घुसकर खुद लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो दूसरों से लड़ाइयाँ करवा रहे थे, या दूसरे जो लड़ाई कर रहे हैं जो उनकी बात मानेंगे उनके साथ लग जाते थे, दूसरे को हरा देते थे। तो इन्वेडर की तरह नहीं, एक पावर ब्रोकर की तरह ये काम कर रहे थे। दे वुड ऑल्सो प्ले ऑन राइवलरीज बिटवीन रीजनल रूलर और सक्सेशन डिस्प्यूट विद इन रूलिंग हाउस सो एज टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब और ये क्या करने लगे, अब जो राइवलरीज होती थी दो रीजनल रूलर के बीच में, मतलब दो जो किंगडम है उनके बीच में राइवलरीज हैं, या फिर एक राजा है उसके दो बेटे हैं उनके बीच में अगर रूलर है, जैसे राजा चाहता है कि मेरा ये वाला बेटा राजा बने, लेकिन ये बड़ा है तो ये बोलता है कि राजा मैं ही बनूंगा, उनके बीच में अगर कोई राइवलरीज है तो ये क्या करता है, ये वाला इनके पास जाता है ब्रिटिश के पास कि मुझे राज्य चाहिए, तुम मुझे हेल्प दो, उसके बाद तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे शासन करूंगा। तो इस तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट का इनके बीच में जो हो रहे थे, इनका बेनिफिट उठा के, फायदा उठा के उन्होंने डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपनी अपनाई, और यही इनका रूल था कि लोगों को आपस में ही लड़ा दो। तो वो ही लड़ाई यहाँ पर चल रही थी, या कुछ नहीं होता तो ये खुद जाके बोल देते कि तुम अच्छे हो, तुम्हें राजा बनना चाहिए, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम बोलो। तो इस तरह की चीजें थी। The British were generally equally skilled as exploiting existing division within Indian society। अब इंडियन सोसाइटी में खुद जो है ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्सप्लोइटेशन चलता रहता था, कि जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरह से, या जो रिलीजन से रिलेटेड जो एक्सप्लोइटेशन था या जो भेदभाव किया जाता था वो ऑलरेडी चल रहा था, और इन्होंने जो है इसको अच्छे से समझ लिया था, ठीक है, और उसको किस तरह से ट्रीट करना है वो भी। दे आइडेंटिफाइड एंड ऑफन एनकरेज टेंशन बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज फॉर इंस्टेंस। अब उन्होंने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की, और सबसे ज़्यादा जो धार्मिक चीज़ें थी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, उनके बीच में टेंशन क्रिएट करने लगे, उनके बीच में लड़ाइयाँ करवाने लगे। द बैटल ऑफ पालसी, तो पालसी का जो युद्ध हुआ था 1757 एग्जाम्पलीफाइज दिस अप्रोच। तो इससे जो है यही अप्रोच पता चलती है इनकी। व्हेन टेंशन अरोज बिटवीन सिराजुद्दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे इनके बीच में सिराजुद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में क्या हुई, लड़ाई हुई, इनके बीच में टेंशन इन्होंने क्रिएट की, तनाव बढ़ा। इन द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स लेड बाय रॉबर्ट सिलीव, तो रॉबर्ट जो है क्लाइव जो है, उन्होंने इसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे, उन्होंने इसकी आर्मी को क्या किया था, लीड किया था। द लेटर आइडेंटिफाई डिसग्रेडेड एलिमेंट्स विद इन द नवाब कोर्ट्स। उसके बाद क्या हुआ, जो क्लाइव थे वो नवाब के दरबार के भीतर जो है, मतलब उन्होंने जो है जो भी उनके ऐसे होते थे कि जो विश्वसनीय नहीं है या नवाब के दरबार में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं, जो गुप्तचर बोल सकते हैं, स्पाइस बोल सकते हैं, तो स्पाई जो थे उनकी उन्होंने पहचान की। क्लाइव हैज अ कॉन्स्पिरेसी विद मीर जाफर, या क्लाइव ने जो है एक हैज अ कॉन्स्पिरेसी विद मीर जाफर, मीर जाफर के साथ उन्होंने एक साजिश की, और क्या, डेट द नवाब्स मिलिट्री कमांडर। मीर जाफर कौन था, नवाब का मिलिट्री कमांडर था। उसको उन्होंने प्रोमिस किया टू इंस्टॉल हिम एज अ न्यू नवाब इन एक्सचेंज ऑफ हिज बिट्रेयल, कि अगर वो जो है हैदराबाद के जो नवाब हैं उनके खिलाफ अगर बिट्रेयल करेगा, उनका विद्रोह करेगा और उन्हें गद्दी से उतार देगा, तो वो उन्हें राजा बना देंगे, उसे नवाब बना देंगे। द बैटल टुक प्लेस एट प्लासी। अब प्लासी में ये जो है युद्ध हुआ। पालसी एज द ब्रिटिश सेपलेट इट, तो ये जो है प्लासी को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। सम 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे कोलकाता, ये कोलकाता से आजकल जो है आज के प्रेजेंट टाइम पे
150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहाँ है। सम फ्रेंच फोर्सेस असिस्टेड द नवाब, कुछ जो फ्रेंच फोर्सेस थी जिन्होंने नवाब को असिस्ट किया उनका साथ दिया। बट मीर जाफर फोर्स, लेकिन मीर जाफर की जो फोर्स थी, जो मिलिट्री थी, वो कंस्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी ऑफ द नवाब आर्मी। अब जो मीर जाफर थे वो क्या थे, सेना के अधिकारी थे, तो ज़्यादातर जो लोग थे नवाब की आर्मी के वो इनके साथ में आ गए। स्टूड असाइड इंश्योरिंग अ ब्रिटिश विक्ट्री डिस्पाइट देयर स्मॉलर नंबर। इवन टुडे मीर जाफर इन इंडिया रिमेन्स अ सिनोनिम्स ऑफ ट्रेटर। अब जो है क्या हो गया, उनके लोग तो कम थे तो लेकिन मीर जाफर ने क्या किया, युद्ध करने से ही मना कर दिया कि मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब ब्रिटिश ने युद्ध किया तो उनके नंबर कम था, लेकिन ये जो मीर जाफर था इसके साथ इसकी पूरी की पूरी फोर्स भी थी। उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। अब वो फोर्स भी पूरी उसके साथ चली गई तो नवाब के पास बहुत कम आर्मी रह गई थी, और जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी थी वो जीत गई थी उनके खिलाफ युद्ध में, उनका नंबर कम था। आज तक भी इवन टुडे मीर जाफर को क्या है, इंडिया में ट्रेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, सिनोनिम्स माना जाता है ट्रेटर का, कि ये जो है किसी भी देशद्रोही का नाम है तो उसे मीर जाफर के नाम से भी बोला जाता है। बाय पोजिशनिंग देमसेल्व्स एज अ किंग मेकर, द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंगली लार्ज टेरिटरीज। अब उन्होंने क्या कर दिया, खुद को एक तरह से किंग मेकर की तरह जो है बताने लगे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को बहुत बड़े एरिया में अपनी टेरिटरीज को फैला लिया था। इन द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी में क्या हो गया, इट विल हेल्प it went a step further and introduced the infamous डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इन्होंने एक और जो है नया रूल यहाँ पर अपना अलग से बना दिया, जिसको क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू विच, इसका मतलब क्या है, एनी प्रिंसली स्टेट वुड बी एनेक्स्ड इफ इट्स रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई राजा है, ठीक है, और वो मर जाता है और उसका कोई बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो वो जो है पूरी टेरिटरी किसके अंदर आ जाएगी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर अपने आप आ जाएगी। इसके लिए उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस डिलिबरेटरी डिसरिगार्डेड द हिंदू ट्रेडिशन ऑफ अडोप्शन। तो इसमें जो अडोप्शन की जो चलता था ट्रेडिशन था हिंदू का, उसको डिसरिगार्ड किया, यानी कि उसकी एक तरह से आप बोल सकते हो बेइज्जती किया, उसको नहीं माना गया। विच वॉज अ लेजिमेट मीन्स ऑफ सक्सेशन इन इंडियन रूलर रॉयल हाउसेज, जो कि उस टाइम पे लेजिमेट था, यानी कि जानबूझकर, मतलब हिंदू मतलब जो उत्तराधिकारी अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा या कोई इशू है तो वो इसी तरह से अपने उत्तराधिकारी को हमेशा अडॉप्ट करते थे और अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर जो भी होता था उसे चूज करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझकर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए ताकि लोगों के अंदर क्या हो, विरोध हो या फिर लड़ाई हो, इस तरह से। डोंट मिस आउट, अब क्या है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अ प्रिंसली स्टेट वॉज अ रीजन डेट रिमेन्ड अंडर द रूल ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ठीक है। जो एक इंडियन प्रिंस के अंडर काम कर रही है उसे प्रिंसली स्टेट बोला गया। महाराजा और नवाब कोई भी हो सकता है, बट विच हैड एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन, लेकिन जिन्होंने ब्रिटिश प्रोटेक्शन को स्वीकार कर लिया है, एंड गाइडेंस इन एक्सचेंज ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल ऑटोनॉमी, और प्रोटेक्शन और साथ में गाइडेंस कि इंटरनली कैसे काम होगा उसको पूरा मेंटेन कौन करेगा, ब्रिटिश। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम, और बहुत सारे उसमें थे, फ्रॉम लार्ज वन, बहुत बड़े से लेके सच एज हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और जम्मू कश्मीर, टू स्मॉलर वंस। तो छोटे और बड़े बहुत सारे जो है रीजन थे जिन्होंने इसको मान लिया था। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, अब जब इंडिया के इंडिपेंडेंस का टाइम आया, देयर वर ओवर 500 प्रिंसली स्टेट। सो 500 से ज़्यादा जो है प्रिंसली स्टेट थी, कवरिंग अबाउट 40% ऑफ द सब कंटिनेंट। तो इंडियन कंटिनेंट का 40% जो इन्होंने पूरा कवर कर लिया था। So the doctrine of lapse led to the annexation of numerous states, contributing to the expansion of the territorial control of the British. अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लेके आए, इससे क्या था, बहुत सारी जो स्टेट्स थी वो क्या हो गई, लुप्त हो गई, क्योंकि बहुत ज़रूरी थोड़ी कि सबके बच्चा नहीं हुआ किसी के, अगर उनके पास प्रिंस नहीं है तो ये क्या कर रहे थे, उस पर अपना रूल कर रहे थे। तो इसकी वजह से इनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल स्टेट पर या जगह पर इनका कंट्रोल हो गया था।
This created much resentment in section of Indian society and contributed to the 1857 rebellion to which we written below. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है रेबेलियन हो गया था, असंतोष पैदा हो गया था, और उसी की वजह से 1857 का जो रेबेलियन आया था, जो विद्रोह हुआ था, उसमें कंट्रीब्यूट करने में इस चीज़ का भी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो लेफ्ट्स है, इसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है. अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो 1857 वाला था. अनदर स्ट्रेटजम, और दूसरा एक और अलायंस ये लेकर आए थे, दूसरी रणनीति थी known as subsidiary alliance, ठीक है, was to install a British resident in the courts of Indian ruler to protect them against internal or external threat. अब एक और ये लेकर आए, ठीक है, इससे क्या बोला गया, सहायक गठबंधन. इसमें क्या हुआ, भारतीय जितने भी जो भी इंडियन रूलर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेजिडेंट, यानी कि ये जो ब्रिटिश का एक इंसान होगा या जो भी एक आदमी रहेगा, वो जो है इनके जो कोर्ट्स थी, इंडियन रूलर्स की जो कोर्ट्स थी, वो उन कोर्ट्स में हमेशा मौजूद रहेगा. सारे जो भी मामले होंगे वो देखेगा, सुनेगा, ताकि वो इंडियन रूलर को प्रोटेक्ट कर सके इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से. ठीक है, वो उन्हें बचाने के लिए, मतलब बोला उनको यही जाता था कि जो भी अगर खतरे होंगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो अंदर से भी हो सकते, तो इसलिए हमें कोर्ट में भी होना ज़रूरी है. इन एक्सचेंज में क्या करना है, दे वुड हैव टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन एक्सपेंस एंड कंडक्ट फॉरेन रिलेशन ओनली थ्रू द ब्रिटिश. अब अगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आपकी जैसे राजा के कोर्ट में अगर ब्रिटिश का कोई भी रेजिडेंट रह रहा है और आपकी सुरक्षा कर रहा है, तो इसके लिए राजाओं को क्या करना है, ब्रिटिश की आर्मी उनके पास रहेगी, तो उनका खाना पीने का पूरा इंतजाम करेंगे ये जो भी राजा है वो, और जो भी बाहर से वो ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड सिर्फ किससे थ्रू होंगे, थ्रू ब्रिटिश. वो जो भी रिलेशन है बाहर के साथ वो सिर्फ ब्रिटिश के थ्रू ही कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वो कोई रिलेशन नहीं बना सकते. वाइल अपीयरिंग टू प्रिजर्व द sovereignty of princely states, the system effectively transferred real power to the British while burdening Indian rulers with the cost of their own subjugation. अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑलरेडी सारी की सारी प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि वही स्टेट थी जो ऑलरेडी इनकी जो है सारी बातें मानती थी, तो ये जल्दी से क्या हो गया, इफेक्ट में आ गया. इफेक्ट में आते ही क्या हो गया, अब अंदर भी यही लोग हैं ब्रिटिश, सारे मैटर भी यही देख रहे हैं, तो सब चीज़ें क्या हो गई, इनके अंडर में आ गई. तो ब्रिटिश जो है रियल जो है पावर अब ब्रिटिश के पास आ गई थी, और इंडियन रूलर के ऊपर बर्डन जो है बढ़ गया था. क्यों, क्योंकि अब उन्हें जो है अपनी आर्मी के लिए तो खाना वगैरह सब प्रोवाइड करवाना ही है, साथ में जो कोस्ट है, जो उनकी आर्मी उनके पास रह रही है, जो उन पे रूल कर रही है, उनके लिए भी खाना उन्हें ही देना है. द रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज अमंग द फर्स्ट टू एंटर सच अलायंस इन 1798. और हैदराबाद के जो शासक थे 1798 में, वो सबसे पहले थे जिन्होंने इस बात को मान लिया था. सेवरल अदर सून फॉलोड, अब एक ने मान लिया तो धीरे धीरे सब फॉलो करने लगते हैं. This so-called alliance allowed the British to control vast territories without the administration cost of direct rule, creating what was called an empire on the cheap. अब इसमें क्या था, अब ये जो एक कोल बोला गया कि हम अलायंस कर रहे हैं, तुम्हारी सहायक संधि होगी, तुम्हारी रक्षा करेंगे, सो ये जो सो कॉल्ड इनका अलायंस था, इससे जो है ब्रिटिश का रोल जो है कंट्रोल बहुत बड़ी जो है टेरिटरी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया पर हो गया था, और बिना कोई कोस्ट के, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट के, क्योंकि कोस्ट तो सारा रूलर पे करेगा, जो रूल कर रहा है, जो वहाँ का राजा है, इन्हें तो कुछ करना ही नहीं है. क्रिएटिंग, अब क्या बन गया था, एक एम्पायर बन गया था, और बहुत सस्ता था, जिसमें उन्हें कुछ नहीं करना है, सब काम वो करेंगे, लेकिन रूल किसका चलेगा, ब्रिटिश का. Once a state entered the system, exiting it was virtually impossible. और एक बार अगर ये सिस्टम एंटर आ गया, किसी स्टेट में आ गया है, तो इसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, असंभव है. एंड एनी अटेम्प्ट टू ब्रेक फ्री वुड फेस ओवरवेलमिंग ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स. अगर कोई भी इससे दूर जाना चाहेगा तो मिलिट्री ऑलरेडी उनके पास है, और कहीं पे आप प्लानिंग करोगे तो आपके पास ऑलरेडी उनका जो एक रेजिडेंट है जो देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं. तो अगर कोई भी ऐसा ट्राई भी करता है तो तभी के तभी जो ब्रिटिश मिलिट्री वहाँ पर थी वो रिस्पॉन्स कर देती थी, वो उसका विद्रोह कर देती थी. तो इसलिए अब वहाँ से बाहर निकलना, अगर एक बार हाँ बोल दिया तो फिर निकलना नहीं के बराबर है.
फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, अब पैराडाइज से हेल तक कैसे गए, devastating फेमिनाइज अ फ्यू ईयर्स आफ्टर इट्स विक्ट्री एट पालसी। अब पालसी में अपनी जीत के बाद कुछ सालों बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इन्होंने जो है अपने राइट बना लिए कि इन जगह से रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी टैक्स आता है वो हम लोग लेंगे। सम ऑफ इंडियाज रिचेस्ट रीजन, उस टाइम के ये जो है इंडिया के बहुत ही रिचेस्ट रीजन में आते थे, जगह में आते थे। क्लाइव डिस्क्राइब्ड बंगाल इन पर्टिकुलर एज द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। और क्लाइव ने जो है बंगाल को क्या बोला था, पैराडाइज ऑफ द अर्थ। पैराडाइज क्या है, इन अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हेवन है, एन आइडियल वेल्दी और परफेक्टली हैप्पी प्लेस। तो उस जगह को उन्होंने पैराडाइज बोला था। द कंपनीज एजेंट एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू वाइल इन्वेस्टिंग मिनिमली इन गवर्नेंस और डेवलपमेंट। अब ये जो कंपनी के एजेंट थे वो वहाँ जाते और जितना रेवेन्यू हो सके, जितना हो सके उतना निकालते थे, और जबकि डेवलपमेंट और गवर्नेंस के नाम पे बहुत ही कम जो है, जितना कम हो सके उतना इन्वेस्ट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से ये लोग निकालते थे, विच डेवास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पॉपुलेशन। अब डेवास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अब जो कॉन्सिक्वेंसेज थे वो बहुत ही विनाशकारी थे, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। इन 1770 एंड 1772 कमिंग ऑन द टॉप ऑफ 2 ईयर ऑफ क्रॉप फेलियर। अब इन 2 साल में लगातार क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गई, यानी कि फसल नहीं आई अच्छे से। द हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स इम्पोज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल requiring farmers to pay high rates of cash taxes on the produce of their lands regardless of harvest condition। अब इसमें क्या था, किसानों को, ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने रूल थे कि उन्हें जो है अपना टारगेट पूरा करना है, अगर तुम्हें इतने रुपए देने हैं तो देने ही है टैक्स की तरह, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब फार्मर को जो है अपने लैंड के लिए बहुत जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी यहाँ पर क्रॉप आई है, फसल आई है या नहीं आई, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट कंडीशन की कंडीशन क्या है हार्वेस्ट की, वो कुछ नहीं देखते थे। कोज अ सेटास्ट्रोपिक फेमाइन विच किल नियरली 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन और एन एस्टिमेटेड 10 मिलियन पीपल। अब इसमें क्या हुआ, अब इतना अकाल पड़ गया था, यानी कि लोगों को पैसे भी देने पड़े, उनके पास खाने के लिए टाइम नहीं था, तो लगभग 1/3 यानी कि अनुमानित अगर हम लोगों में गिने तो 10 मिलियन लोग जो है उस टाइम पर मारे गए थे। इनफैक्ट द कंपनी मेंटेन्ड हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स इवन इंक्रीजिंग द लैंड टैक्स ड्यूरिंग द फेमाइन। अब ये जो इस टाइम पे चल रहा था, ये अकाल पड़ा हुआ था, उनकी फसल नहीं आ रही थी, उस टाइम पर भी कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू है, जो इतना कड़ा रेवेन्यू था, हार्श रेवेन्यू था, उनका जो कलेक्शन टारगेट था वो ही रखा, बल्कि लैंड टैक्स पर उसको इंक्रीज कर दिया था इस टाइम पर भी। सच क्रूएल्टी वॉज डिअनाउंस्ड लेटर नॉट ओनली बाय इंडियन पर्सनैलिटीज बट बाय सम ब्रिटिश ऑफिशियल एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स सच एज विलियम डिग्बी whom we quoted at the start of this chapter, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा उन्होंने। अब जब इतना सब चीज़ें देखी, इतनी क्रूएल्टी देखने के बाद में, जो ये नहीं कि केवल इंडिया में ही, बल्कि जो बाहर के ब्रिटिश के जो ऑफिशियल थे, जो खुद के उनके लोग थे वो, और कुछ पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बोला कि ये जो है बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। उन सब ने ही इनकी चीज़ों की क्या की, निंदा की थी। जैसे कि विलियम डिग्बी का हमने ऊपर कोट देखा था कि ब्रिटिश की जितनी भी वेल्थ है वो सब इंडिया से आई है। फॉर इंस्टेंस अ सेंचुरी लेटर, तो ये सेंचुरी लेटर में क्या हुआ, W हंटर एन ऑफिशियल रोड, तो उन्होंने लिखा, while the country every year became a total waste, the English government constantly demanded an increased land tax। अब उन्होंने लिखा कि जब एक कंट्री, एक देश पूरी तरह से हर साल बर्बाद हो रहा है, उसकी जो है फसल नहीं उग रही है, फिर भी जो है इंग्लिश गवर्नमेंट जो है हर साल क्यों लैंड टैक्स बढ़ाती रही है, वो हर साल अपना लैंड टैक्स बढ़ा रही है। ऑल थ्रू द स्टिफलिंग समर ऑफ 1770 द पीपल वेंट ऑन डाइंग, जो यहाँ तक कि 1770 में इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग मर रहे थे। द हस्बैंडमैन यानी कि जो फार्मर हैं, सोल्ड देयर कैटल, उन्होंने अपने जानवर तक बेच दिए। दे सोल्ड देयर इम्प्लीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे वो यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, वो सामान बेच दिया। दे डेवोर्ड देयर सीड ग्रेन, उन्होंने अपने सीड ग्रेन मतलब जिनसे जो है वो अपना
मतलब खेती करने वाले थे, बीज जो थे, अनाज वगैरह सब बेच दिया है। दे सोल्ड देयर सन्स एंड डॉटर, अपने बच्चों तक को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। टिल एट लेंथ नो बायर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी फाउंड, जब तक बेचा जब तक कि उन्हें जो है अपने बच्चों के लिए कोई खरीदार नहीं मिला। दे एट द लीव्स ऑफ ट्रीज, उन्होंने पत्ते खाए हैं, किनके, ट्रीज के पत्ते उन्होंने खाए हैं। द ग्रास ऑफ द फील्ड, ये चीज उन्होंने खाई है। डे एंड नाइट अ टोरेंट ऑफ फेमाइज्ड एंड डिजीज स्ट्राइकन रेंचेस पोर्ड इनटू द ग्रेट सिटीज, और दिन और रात इतना जो है मतलब अकाल हो गया था, लोग इतने ज़्यादा जो है चीज़ों से, बीमारियां वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई थी, और मतलब लोग जो हैं अब सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे, वो शहर जाएंगे कोई काम ढूंढने के लिए। और इनसे ही पीड़ित ये जो लोग हैं, जो बीमार हैं, ग्रस्त हैं, जो अकाल से पीड़ित हैं, वो सब लोग भर भर के जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आ रहे हैं। Such tragic famines were going to reoccur throughout the British rule in India, और इस तरह की ये जो दुखद ट्रेजिक चीज़ें हुई, अकाल हुई, ये पूरे ब्रिटिश काल में बार बार हो रही थी, फिर से आने वाले थे। ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 to 1888, फिर से एक और आया। फॉर इंस्टेंस अप टू 8 मिलियन इंडियंस प्रिसाइड, 8 मिलियन इंडियंस उस टाइम पे मारे गए। मोस्टली इन डक्कन प्लेटो, ज़्यादातर कहाँ थे, डक्कन प्लेटो के थे, ठीक है, डक्कन पे जो थे वो टाइम वाले। ये क्या है, ग्रेन बैग्स है मद्रास बीच पर, रेडी टू फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए जाने वाले हैं। वाइल पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, यहाँ के लोग जो हैं, इंडिया के लोग मर रहे हैं भूख से, और इनको ये जो ग्रेन है, जो अनाज है, इसको भेजा जा रहा है ब्रिटेन में। डिसरिगार्डिंग द सेवरिटी ऑफ द क्राइसिस, अब वो जो है इसकी ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी जो है संकट की गंभीरता कितनी है, क्राइसिस कितना बुरा हो रहा है। सम इंडियन ट्रेडर वुड होल्ड ऑन देयर स्टॉक इन द होप ऑफ प्राइस राइज, कुछ इंडियन ट्रेडर ने क्या किया, स्टॉक को रोक के रखा ताकि उसका जो है प्राइस बढ़ सके और फिर वो बेचे इन लोगों को। कोजिंग एन आर्टिफिशियली सेक्रेसिटी, अब आर्टिफिशियल, अब उनके पास है वो, लेकिन वो बाजार में नहीं लेकर आ रहे, तो बाजार में क्या हो गया कि कमी आ गई है। एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट ग्रेन टू ब्रिटेन, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, जितना अनाज मिल रहा था सब ब्रिटेन भेजो, इन लोगों को खाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ इस तरह से। अबाउट 1 मिलियन टन ऑफ राइस अलोन पर ईयर ड्यूरिंग द 3 years ऑफ द फेमिनाइन, अकाल के टाइम पे हर साल 1 मिलियन टन राइस जो है वहां पर हर साल भेजा जा रहा था, कहाँ पर, ब्रिटेन में। यहाँ पे इतना अकाल पड़ा था, लोगों को खाने के लिए चीज़ नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, वो ही लोग उगा रहे हैं, फिर भी उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और ये पूरा पूरा खाना 1 मिलियन टन खाना उनके पास भेजा जा रहा है ब्रिटेन में हर साल, 3 साल तक लगातार। अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर मैंशनड अबव, अब ये जो फैक्टर ऊपर बताए गए हैं, द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ फ्री मार्केट, अब फ्री मार्केट की भी जो है उनकी अलग से एक पॉलिसी थी, विच लेफ्ट प्राइसेस ऑफ कम्युनिटीज फ्री टू फ्लैक्चुएट, तो उन्होंने जो कम्युनिटीज, वस्तुओं की जो कीमत थी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनका, वो ऐसे ही छोड़ दिया था कि कोई भी जितने मन करे उतने का तुम बेचे दो, जितना कम का बेचना है, जितने ज़्यादा का बेचना है। कंट्रीब्यूट टू द सेवरिसिटी ऑफ द फेमिनाइज, अब अकाल और बढ़ेगा और बुरा, उसका बुरा हाल होगा, क्योंकि लोगों के पास, जिनके पास है वो और ज़्यादा पैसे में बेचेंगे, तो इसकी वजह से और ज़्यादा जो है अकाल बढ़ रहा था। थस लॉर्ड लिटन, अब लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1876 to 1878 फेमिनाइन इशूड एन ऑर्डर डेट, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया दैट देयर इज टू बी नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ फूड, कि जो भी खाने की चीज़ें हैं उनको कम करने के लिए सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी हस्तक्षेप जो है सरकार उसमें नहीं करेगी। एट द सेम टाइम इन 1876 उसमें क्या किया, एट द हाइट ऑफ द ग्रेट फेमिनाइन, बिल्कुल जो चरम पे आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हाइट पे पहुंच गया था ये जो अकाल पड़ा था, वो जो लिटन है उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड एन एक्स्ट्रावेगेंट दरबार इन दिल्ली में उन्होंने एक दरबार जो है ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पर इन्वॉल्व अ वीक लॉन्ग फेस्ट फॉर 68,000 ऑफिशियल्स, सत्रप्स एंड महाराजास, उन्होंने क्या किया, जो शत्रप्स थे और अधिकारी थे और महाराजास थे, उनके लिए एक वीक लंबा
एक वीक तक 68,000 का खाना उन्होंने दिल्ली में बनवाया। एक वीक तक लोगों ने वही खाना खाया, लेकिन किन्होंने, जो ऑफिशियल है, राजा है या जो उनके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने, जबकि लोग जो हैं भूख से मर रहे थे। Precise number of several famines during the entire British rule vary from a dozen to over 20। अब ब्रिटिश के टाइम पे, रूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस तरह के अकाल, ये कोई पहली बात नहीं थी, हमेशा से होते रहे। लगभग जो है 20 से ज़्यादा, ठीक है, 1 डजन से लेकर 20 से ज़्यादा तक हुए, अलग अलग तरीके के। अकॉर्डिंग टू सेवरल famine commissions and other reports, it has been estimated that the total number of human victims is anywhere between 50 and 100 million, nearly the number of death caused by the World War II। अब अगर इन अकालों की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है, ह्यूमन सिंस मिलियंस ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो डाइड, तो यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस की बात हो रही है। तो इन अकालों की वजह से जो ये ब्रिटिश के टाइम पे आए, क्योंकि ये इनको खाने के लिए कुछ दे ही नहीं रहे, जितना कमाया सब इनको दो, सब छीन के ले जा रहे हैं, नहीं दे रहे तो मारा जा रहा है। सो इनकी वजह से जो ह्यूमन विक्टिम्स थे वो लगभग 50 से 100 मिलियन तक लोग मरे थे इस टाइम पर। ये कितनी डेथ है, वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी डेथ हुई थी उतनी डेथ सिर्फ इनके टाइम में यहाँ पर हो गई थी इंडिया में। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिड ओपन फेमिनाइन रिलीफ कैंप्स इन सम सिटीज। अब इन्होंने कुछ कैंप भी खोले कि अकाल से हम लोगों को राहत देंगे, तो इसके लिए इन्होंने कुछ कैंप खोले, बट फार टू फ्यू एंड विद इनएडिक्यूट सप्लाईज, लेकिन बहुत कम थे और बहुत दूर होते थे और उसमें कोई सप्लाईज नहीं होती थी, और होती थी भी तो बहुत कम। Some officials argued that feminine relief should be deliberately kept very low. The Feminine Commission of 1878 and 80, for example, stated the doctrine that in time of famine the poor are entitled to demand relief would probably lead to the doctrine that they are entitled to such relief at all these times। अब इसमें क्या हुआ, खोल तो दिए लेकिन बहुत कम थे और चीज़ें भी बहुत कम आती थी। अब कुछ जो इनके ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि हमने जो है जानबूझ के इसे कम रखा है। अब क्यों कम रखा है, तो इन्होंने कमीशन बनाया 1878 में, 1880 के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि अकाल के समय अगर हम हर बार लोगों को ये देंगे कि अगर हमने सबको डिमांड दे दी या रिलीफ दे दिया, उनको चीज़ें पहुंचा दी, तो लोगों को लगेगा कि ये तो इनका काम है, ये तो हर बार जैसे भी जब भी ये सिचुएशन होगी तो इन लोगों का काम है कि ये हमें हर बार खाना देंगे, चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हम ये बहुत कम खोल रहे हैं ताकि लोगों को पता ही ना चले, जबकि वो सारा खाना उनका लेकर ब्रिटेन में भेज रहे हैं हर साल। अब अगर 1 मिलियन या 10 मिलियन जो है राइस वहाँ भेज रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग भूखे हैं। तो वी शुड नोट दैट फेमिनाइज इन इंडिया हैड ओकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। और ये नहीं है कि सिर्फ इनके टाइम पे, हर बार ही ऐसा होता रहा। कोज बाय ड्रोथ, कभी जो है ड्रोथ आ गई है, फ्लड आ गया है, मिलिट्री कैंपेन है और अदर फैक्टर, हमेशा हुआ, बट नेवर ऑन सच स्केल। लेकिन कभी इतना बड़ा नहीं हुआ जैसा इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती लेकर आए, जो भी फसल उग रही है सब लेकर इन्होंने ब्रिटेन भेज दिया या अपने खाने के लिए रख लिया। तो जिसने उगाई है उसे तो कभी कुछ मिला ही नहीं। ड्यूरिंग द कोलोनिकल ईरा इंडिया, स्पेशली रूरल इंडिया, संक इनटू डीप पुअर्टी एंड नेवर रिकवर्ड। तो जो पूरा इंडिया था वो, और खासकर जो रूरल गांव में जो लोग रहते थे, वो पूरे के पूरे जो है गरीबी में बिल्कुल डूब चुके थे और उससे कभी भी नहीं निकल पाए थे, शायद आज तक भी नहीं निकल पाए हैं कुछ। नाउ द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का खाना खाना जा रहा था, पैसे भी ऐसे ही गए हैं। एज वी सो अर्लियर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिकल पॉलिसी। अब उनका काम क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही तो करना है, लोगों का पैसा ही तो छीनना है इंडिया से, तभी तो उनका जो है आधार बना था। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी के बलबूते तो ये बनी है पूरी की पूरी। इन 1895 द यूएस हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्रूक एडम नोटेड, उन्होंने नोट किया, वेरी सून आफ्टर द बैटल ऑफ पालसी, पालसी के युद्ध के जल्द ही बाद, द बंगाल प्लंडर बिगेन टू अराइव इन लंदन। तो जो बंगाल से जो भी चीज़ें इन्होंने छीनी या लूटी, वो सारी की सारी लंदन में आने लगी। एंड द इफेक्ट appears to have been intangious, for all authorities agree that the industrial revolution
अब जैसे ही आया तो सारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपना एक रोल बना लिया कि इंडस्ट्रीज का जो है रेवोल्यूशन लेकर आना, इंडस्ट्रीज बनानी है। बिगेन विद द ईयर 7060 और 7060 में शुरू हो गया। पॉसिबली सिंस द वर्ल्ड बिगेन नो इन्वेस्टमेंट हैड एवर यील्डेड द प्रॉफिट रिप्ड फ्रॉम द इंडियन प्लंडर। ठीक है, क्योंकि जो आज तक जो इनका हुआ था, इससे पहले जो दुनिया में किसी को भी इतने पैसे नहीं मिले थे जितना इन्होंने इंडिया से लूट कर लेकर आए थे। तो कभी जो है ये इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं। अभी नहीं, इतना पैसा मिल गया तो इन्हें जो है इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन याद आ रहा था, तो इन्होंने वो शुरू कर दिया। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू एडम्स, तो एडम के अकॉर्डिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन विच रिक्वायर्ड मच इन्वेस्टमेंट, उन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, वॉज मेड पॉसिबल एट लीस्ट पार्टली बाय द स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो वो वेल्थ लेकर आए थे, कहाँ से? इंडिया से जो वेल्थ मिली, जो पैसे मिले, वहाँ से जो लूट लेकर आए थे, उसी से उन्हें ये सारी चीज़ें मिली हैं। जो है, जो यूएस हिस्टोरियन है विल डुरेंट, इन्होंने बोली थी, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल जो इनका रेवोल्यूशन आया था, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? सिर्फ जो इंडिया से जो वेल्थ लेकर आए थे, ये चुराई की थी इन्होंने, उससे। टेकिंग दिस क्यू फ्रॉम स्कॉलर्स सच एज एडम एंड डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, a respected political figure, authored in 1901 Poverty and Un-British Rule in India, in which he compiled from British reports the wealth estimated to have been drained out of India. So, इन्होंने ये सब चीज़ें बताई, तो इन्हीं से क्लू लेकर, एडम और डिग्बी से, स्कॉलर से, इनकी चीज़ें, ऐसे विद्वानों के संकेत लेते हुए, बातें लेकर, दादा भाई नौरोजी ने, जो एक पॉलिटिकल फिगर थे रिस्पेक्टेड, उन्होंने 1901 में एक बुक लिखी जिसका नाम था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश रिपोर्टर थे, उनकी वेल्थ जो थी एस्टिमेटेड, उसका अनुमान लगाया कि लगभग इतना जो है टू हैव ड्रेन्ड आउट ऑफ इंडिया, कि उन्होंने जो है लगभग मतलब ऑलरेडी सारा कर करके इन्होंने ये बताया कि इतने पैसे जो हैं इंडिया से बाहर जा चुके हैं। अबाउट द सेम टाइम, और इसी टाइम पर रोमन जो थे, एक रमेश आएगा आई थिंक यहाँ पर, रमेश चंद्र दत्त, अ हिस्टोरियन, डिड अ सिमिलर एक्सरसाइज, उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया था इन हिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अपनी बुक में जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑल दिस स्टडीज शोड दैट द colonizer had extracted many billion of pounds from India। तो इस स्टडी से ये पता चला कि जो ये कॉलोनाइजर्स हैं, जो ब्रिटिश है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने बिलियंस में जो है बिलियंस ऑफ पाउंड्स जो है यहाँ से अपने जगह पर लेकर गए हैं। अ मोर रिसेंट एस्टिमेट, अब जो मोर रिसेंट एस्टिमेट था इनका, फ्रॉम द पीरियड 1765 से लेकर 1938, लगभग जो है 75 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है, जो आज की वैल्यू की बात हो रही है, ये 75 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और अबाउट 13 टाइम्स ऑफ ब्रिटेन जीडीपी इन 2023। ठीक है, और ब्रिटेन की जीडीपी जो 2023 की, उसका 13 टाइम्स जो है, 13 गुना ये लोग यहाँ से लेकर गए थे। दिस वॉज एक्सट्रैक्ट नॉट जस्ट थ्रू टैक्सेस, ये सिर्फ टैक्सेस से इन्होंने पैसा नहीं लिया था, बट बाय चार्जिंग इंडियंस फॉर द कॉलोनिकल पावर्स एक्सपेंडिचर्स ऑन बिल्डिंग द रेलवेज एंड टेलीग्राफ नेटवर्क्स एंड इवन और वॉर्स। इन्होंने ये लोगों से सिर्फ टैक्स लिया हो नहीं, इन्होंने जो है इंडियन लोगों को बोला कि हम तुम्हारे लिए रेलवे बनाया है, या फिर टेलीग्राफ नेटवर्क बनाया है, या वॉर भी अगर वो हो रही है तो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें करके ये लोग यहाँ से इतना पैसा लेकर गए हैं। हैड दिस वेल्थ रिमेन्ड इन्वेस्टेड इन इंडिया, अगर ये पूरा का पूरा धन इंडिया में ही इन्वेस्ट होता इन इंडिया, इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट कंट्री व्हेन इट अटेन्ड इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये एक बिल्कुल ही अलग कंट्री दिखती, ऐसी नहीं होती। नाउ व्हाट इज अ हाउस ऑफ कॉमन? So House of Common is a name for the elected powerhouse of bicameral parliament of the United Kingdom. And Dadabhai Naoroji was the first Indian to be elected to the British House of Common. तो हाउस ऑफ कॉमन क्या था? यूनाइटेड किंगडम जो होती थी, उसमें ब्रिटिश संसद का जो निचला भाग है उसे बोला गया है, और उसमें जो है वो लोग कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। उसमें दादा भाई नौरोजी क्या थे? पहले थे, इंडियन थे, जिनको सिलेक्ट किया गया था। So why do you think दादा भाई नौरोजी means by un-British rule in India? तो इसका मतलब क्या था?
So Dadabhai Naoroji used the phrase un-British rule in India to highlight how British colonial governance violated the very principle of justice, fairness and liberalism that Britain claimed to uphold. So इसे ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो ब्रिटेन बोलता है कि हम हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जस्टिस, फेयरनेस, लिबरलिज्म, इसको ही वोलेट किया है. ही आर्ग्यूड दैट वाइल ब्रिटिश रूल अपीयर सिविल एंड प्रोग्रेसिव ऑन द सर्फेस, ये सरफेस पे ये लगता है कि प्रोग्रेसिव है, सिविलिक है, बट इट वॉज फंडामेंटली एक्सप्लोइटिंग एंड अनजस्ट इन प्रैक्टिस. As a British MP, he believed the British were not treating Indians with the same respect or right even given to the people in Britain. So ब्रिटेन के लोगों को जैसे ट्रीट किया जाता है, ये इंडियन लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं. नाउ अब यहाँ देखो, ब्रिटेनिया एक औरत है जो सिंबलाइज कर रही है पावर को. ठीक है, लाइन के ऊपर है तो पावर को सिंबलाइज कर रही है. इंडिया उसे ऑफर कर रहा है जो भी पर्ल्स और ज्वेल्स हैं, और ये जो है एनिमल्स ऑफ इंडिया दिखाया कि उनके लिए काम कर रहे हैं सब लोग, वो भी अपना सब उन्हें ही दे रहे हैं. चाइना भी अपनी सब चीज़ें उन्हें दे रहे हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी जो नेवल पावर है वो यहाँ पे शिप के थ्रू दिखाई गई है. और जो दो ये डार्क कलर के लोग हैं, ये किसके लिए हैं? इंडियन को दिखाया गया है डार्क कलर में, और वो भी अपनी चीज़ें इनको कॉटन वगैरह दे रहे हैं. ओल्ड फादर थेम्स है जो यहाँ दिखाए गए हैं, सिंबलाइजिंग लंदन, वो लंदन को शो कर रहे हैं. सो द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेज टू ब्रिटेनिया. अब यहाँ पर दिखाया गया कि जो भी ईस्ट है वो अपने सब कुछ ब्रिटेनिया को खुद से देख रहा है. मेकिंग सेंस ऑफ द पेंटिंग सिंबलाइज्म, तो इससे यही सेंस बन रहा है इस जो है पेंटिंग का. सो नाउ लेट अस रिटर्न टू दिस पेंटिंग, बट नाउ विद सम क्लूज ऑफ इट टू इट्स सिंबलाइज. Note how Britannia, a symbolic figure of Britain, sits higher than the colonies, pointing to her superior. Contrast the lower position and bent posture of the colonies. Did they all offer their wealth, or did Britain seize it by force or rush? Note also the Indian dark complexion in contrast with the Britannia, reflecting the belief in the superiority of white people over the dark-skinned natives. So ये पिक्चर हमने देखी अभी. सो नो, इंडियन डिड नॉट ऑफर देयर वेल्थ विलिंगली. उन्होंने अपने पैसे या वेल्थ नहीं दी है. इन मोस्ट केसेस ब्रिटेन सीज्ड इट बाय फोर्स, अनफेयर लॉज और ऑपरेशंस. द ब्रिटिश यूज्ड हाई टैक्सेस, अनफेयर ट्रेड रूल्स एंड मिलिट्री पावर टू टेक कंट्रोल ऑफ लैंड, रिसोर्सेज एंड मनी. Indian farmer, artisan and rulers often had no choice but to give up their wealth. So it was not a gift, it was taken through exploitation and control. Now changing landscapes. The expanding colonial rule impacted nearly every aspect of Indian life. अब जैसे जैसे ये रूल बढ़ रहा था तो हर एक जो इंडियन है उनकी लाइफ में इसका जो है मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था, इम्पैक्ट हो रहा था. As the ruler were convinced that India should be reshaped according to their superior conception. अब जो इंडियन रूलर्स थे उनको इन लोगों ने बना लिया था कि इंडिया को फिर से अलग तरीके से बनाना होगा जैसा हम चाहते हैं, हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, हमें सब पता है. लेट अस ब्रीफली लुक एट अ फ्यू ऑफ दोज इम्पैक्ट. अब कुछ इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं. डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज. तो जो भी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, जो लोग घरों से काम करते चीज़ें बनाते थे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया. Before the 18th century, India was renowned for its manufacturing capabilities, particularly in textile, cotton, silk, wool, jute, hemp and coir being the chief ones. तो इंडिया जो है जाना जाता था, ठीक है, ये बहुत अच्छे विशेष तरह की चीज़ें बनाता था, इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी, पर जैसे कि टेक्सटाइल में खासकर ज़्यादा कॉटन, सिल्क, वूल, हर तरह की चीज़ें. ठीक है, इंडिया कॉटन टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर विद रिच एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन. और इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो बहुत ही पर्टिकुलर, मतलब बहुत अच्छा होता था, अलग तरह का होता था और बहुत अच्छे अच्छे उसमें डिज़ाइन होते थे. खास करके कॉटन में ब्राइट कलर होते थे, टेक्सचर जो है रैंगिंग होते थे फ्रॉम अल्ट्रा थिन मसलिन टू रिचली एम्बोस्ड. एम्बोस्ड क्या है? विद द डिज़ाइन स्टैम्प्ड ऑन द क्लॉथ. क्लॉथ के ऊपर स्टैम्प वगैरह लगाई जाती है तो उससे अलग अलग जो है डिज़ाइन बना दिए जाते थे. और ये फैब्रिक जो है बहुत डिमांड में थे दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में. नाउ लेट अस एक्सप्लोर. डू यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स used above to list and describe Indian textile? If not, form groups of 4 or 5 and try to understand, find out more, then compare your finding with the help of your teacher. So here are some terms used to describe Indian textile.
जैसे कि कॉटन, कॉटन जो है एक सॉफ्ट फ्लफी फाइबर होता है डेट ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट। इट इज़ यूज टू मेक लाइट एंड ब्रीदेबल क्लोथ्स, जो मोस्टली गर्मी के टाइम पर पहनते हैं। सिल्क, सिल्क फाइन और लग्जेरियस फैब्रिक है डेट इज कॉमनली यूज टू मेक सारी, सलवार सूट्स एंड कुर्ता, तो इनको बनाने के लिए यूज़ होता है। वूल क्या एक सॉफ्ट और वार्म फाइबर है, गर्म रहता है। टेकन फ्रॉम फिलिस, हेयर से बनता है एनिमल्स की, जैसे कि शीप वगैरह, इनसे। इट इज़ हाईली यूज ड्यूरिंग विंटर टू मेक स्वेटर, शॉल्स और मफलर। जूट, जूट एक रफ फैब्रिक है येट वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि सैक्स, रोफ वगैरह बनाने में यूज होता है। हेम भी स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर है। इट इज़ यूज टू मेक बैग्स एंड रोप्स। कॉयर, कॉयर भी एक ड्राइड फाइबर है टेकन आउट फ्रॉम द आउटर हस्क ऑफ कोकोनट। मसलिन, मसलिन भी एक फाइन क्लोथ्स होता है, फेमस है ढाका में। वॉज यूज फॉर रॉयल गारमेंट्स एंड नाउ इज यूज टू मेक रेगुलर वियर कॉटन क्लोथ्स। ब्रिटिश पॉलिसी imposed heavy duty on Indian textile imported into Britain while forcing India to accept British manufactured goods with minimal tariffs। अब इन्होंने ये क्या करने लगे कि जो ब्रिटेन से जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, इंपोर्ट जो भी करोगे उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी टेक्सटाइल तुम आते हो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और जबकि ब्रिटेन से अगर कोई चीज़ें यहाँ जाएंगी तो उसमें कोई भी पैसा नहीं देना है। मोर ओवर ब्रिटेन नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सी ट्रेड एज वेल एज एक्सचेंज रेट्स। अब ब्रिटेन का मोस्टली सी पे भी अपना जो है कंट्रोल कर लिया था उसने, और एक्सचेंज रेट्स जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग उनका चलता था। सो इंडियन ट्रेडर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट एज अर्लियर। तो अब इंडियन ट्रेडर के लिए भी मुश्किल हो रहा था एक्सपोर्ट करना जैसे वो पहले अपनी अकॉर्डिंग करते थे। द रिजल्ट वॉज द रूइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इससे क्या हुआ, जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इन द 19th सेंचुरी इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेल शार्पली, बिल्कुल गिर गया, कुछ नहीं बचा अब उसमें। वाइल ब्रिटेन्स इम्पोर्ट इनटू इंडिया ग्रू इवन मोर शार्पली। अब जो ब्रिटेन से जो चीज़ें आ रही थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि उसके लिए तो वो सही पैसे ले रहे हैं, लेकिन जो इंडिया से चीज़ें बन रही है उसके लिए वो पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें तो गिरेंगी, क्योंकि कॉस्ट होता है कुछ ना कुछ, तो उनकी मेहनत लगी है, तो जब उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है तो वो बिल्कुल गिर गया था। Communities of skilled artisans who had practiced their craft for generations were reduced to poverty and forced to return to subsistence agriculture on increasingly overtaxed lands। अब जो आर्टिशियन थे, जो चीज़ें बनाते थे, बहुत जनरेशन से वो इसी तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बहुत कम हो गए थे, ठीक है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब भी हो गए थे, वो रिड्यूस टू पॉवर्टी एंड फोर्स टू रिटर्न। अब उन्हें क्या करना पड़ा था, फिर से एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ा था, जिसमें लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। एज विलियम बेंटिंग देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व इन 1834, उन्होंने जो है ये चीज़ ऑब्जर्व की। द बोन ऑफ द कॉटन व्यूअर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो बोन है इनकी, जो ये कॉटन से चीज़ें बनाते हैं, ये क्या है, ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये भारत के जो मैदान है, लैंड्स है, उनको क्या कर रही हैं, वाइट कर रही हैं, ब्लीच कर रही हैं, एक तरह जैसे ब्लीच से सारी चीज़ें वाइट हो जाती है उसी तरह से। सिमिलर सिनेरियो अनफोल्डेड फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन, स्टील, पेपर एंड अदर गुड्स। अब ये सिर्फ बुनकरों के साथ या जो टेक्सटाइल वाले थे उनके साथ नहीं, सेम जो है जो लोहे का, स्टील का, जो भी चीज़ें बनाते थे उनके लिए भी सेम ही चीज़ हुई। इंडियाज शेयर ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी केप्ट डिक्लाइनिंग थ्रू आउट द कोलोनिकल एरा। अब जो जीडीपी का जो इंडिया का जो पहले शेयर था, हमने स्टार्टिंग में देखा कि जीडीपी में बहुत ज़्यादा 1/3% जो है इंडिया का था जीडीपी में, ठीक है, वर्ल्ड का 1/3% इंडिया। लेकिन अब जो है इस टाइम से लेकर लगभग नीचे गिरता आ रहा था, क्योंकि ये सिर्फ पैसे लूट कर लेकर जा रहे थे। रीचिंग हार्डली 5% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ ये 5% ही था। इन लेस देन 2 centuries वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बिकम वन ऑफ द पुअरेस्ट। सिर्फ 2 centuries में, सिर्फ 200 साल में ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे अमीर देश को दुनिया का सबसे गरीब जो है देश बना दिया था। डिसमेंटलिंग ट्रेडिशंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या हुआ, बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इंडिया पोसेस्ड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। पहले इनका बहुत अच्छा गवर्नेंस था, सेल्फ गवर्नेंस था, अच्छे तरीके से काम करते थे।
विलेज काउंसिल थी, मैनेज करती थी जो भी कम्युनिटी के अफेयर होते थे, डिस्प्यूट को रिजोल्व करती थी और ऑर्गेनाइज करती थी पब्लिक वर्क जैसे कि इरिगेशन, रोड एक्सेट्रा, इस सब के लिए। रीजनल किंगडम जो है मेंटेन करते थे जो भी ऊपर के जो एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रक्चर के जो काम होंगे। डैट हैज़ इवॉल्व ओवर सेंचुरीज टू एड्रेस लोकल नीड्स एंड कंडीशन, ठीक है, जो कि लोकल जो लोग हैं उनकी नीड और ज़रूरतों के लिए, कंडीशंस के लिए ज़रूरी थे। चार्ल्स मार्केट, अब इन्होंने क्या किया, एन एक्टिंग गवर्नर जनरल, जो कि एक्टिंग थे मतलब काम कर रहे थे, मतलब उन्हें बनाया नहीं गया था, सिर्फ उनको कार्यभार सौंपा गया था। तो चार्ल्स मैटकोफ थे उस टाइम पे 1830 में। डिस्क्राइब द सिस्टम, उन्होंने सिस्टम को डिस्क्राइब किया और इसकी एफिशिएंसी जो है यहाँ पर बताते हैं कि कितनी एफिशिएंसी थी। द विलेज कम्युनिटीज़ आर लिटिल रिपब्लिक, जो विलेज कम्युनिटी है यानी कि जो विलेजेस हैं वो भी रिपब्लिक हैं, गणतंत्र हैं, ठीक है। हैविंग नियरली एवरीथिंग दे वॉन्ट विद इन दैमसेल्व्स, उनके पास सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, एक स्टेट को, एक कंट्री को चाहिए होता है ना, उसी तरह उनके पास सब कुछ है। दे सीम टू लास्ट वेयर नथिंग एल्स लास्ट, वो वहाँ भी रह सकते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी टम्बल्स डाउन, बहुत सारी डायनेस्टी आई, गिर गई, दूसरी बनी। रिवोल्यूशन सक्सेस टू रेवोल्यूशन, विद्रोह के बाद विद्रोह आते रहे। बट द विलेज कम्युनिटी रिमेन्स द सेम, लेकिन जो विलेज कम्युनिटी है वो सेम रही। दिस यूनियन ऑफ विलेज कम्युनिटीज ईच वन फॉर्मिंग अ सेपरेट टाइटल स्टेट इट्स इन सेल्फ। तो ये जो विलेज कम्युनिटीज का जो एक यूनियन है, ठीक है, ये अपने आप में ही एक पूरी स्टेट बनाता है, अपनी अलग से स्टेट बन सकती है इसकी। हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन एनी अदर कोज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में लोग जो अभी भी बचे हुए हैं, प्रिजर्व हैं, उसका एक कारण जो है ये विलेज कम्युनिटीज़ ही हैं। द ब्रिटिश सिस्टमेटिकली डिसमेंटल दीज इंडिजीनियस गवर्नेंस सिस्टम, अब ब्रिटिश ने क्या किया, इनको भी ख़त्म कर दिया। रिप्लेसिंग दैम विद अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी डिजाइंड प्राइमरली टू फैसिलिटेट टैक्स कलेक्शन एंड मेंटेन ऑर्डर। अब इनका मेन काम एक ही था, जहाँ से उसके टैक्स ले लो, बस पैसे ले लो जैसा होगा। तो इन्होंने इसको ख़त्म किया और सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई अपनी। सबसे पहले इनका काम क्या था, टैक्स कलेक्ट करना है और लोगों को अपने अंडर लेना है, रादर देन प्रमोट पब्लिक अफेयर, कोई भी पब्लिक वेलफेयर के काम इन्होंने यहाँ पर नहीं किए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड सेंचुरीज ओल्ड मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेंचुरी से, बहुत सालों से, मतलब हमेशा से जो चलते आ रहा था काम, जो कम्युनिटी अपना डिसीजन वगैरह बनाती थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कोड ऑफ लॉ डिसरिगार्डेड कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस डैट हैज़ गवर्नड इंडियन कम्युनिटीज फॉर जनरेशन। अब जो ब्रिटिश के कोड आए, जो लॉ आए, उन्होंने जो है इंडिया के जो परंपरागत प्रथाएं या रीति रिवाज थे उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, उनको छोड़ दिया कि उनको यूज़ ही नहीं करना है। तो जिस वजह से क्या हुई, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, किसी को उनका पता ही नहीं है। वाइल प्रेजेंटेड अ मॉडर्नाइजेशन, एक मॉडर्नाइजेशन उन्होंने बना दिया। दिस इम्पोजिशन ऑफ अ फॉरेन सिस्टम अनसूटेड टू इंडिया अलाइंड ऑर्डिनरी इंडियंस फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम। अब जो ये इनका जो फॉरेन सिस्टम आया, ये इंडिया के लिए नहीं था, क्योंकि इंडिया के लोगों की बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें नॉर्मल जो चीज़ उनकी चल रही थी वही अच्छी लगती थी और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना था, और ये चीज़ उनकी बिल्कुल अलग थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। अब क्या होगा, कोर्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, टाइम कंज्यूमिंग थे और फॉरेन लैंग्वेज होती थी। तो ये चीज़ तो इंडिया को समझ ही नहीं आ रही, वो अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो ये जो है इंडिया को बिल्कुल एक तरह से इंडिया में होकर ही इंडियंस को अलग कर दिया था उस देश से, मतलब ये बोल सकते हैं आप। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन क्रिएट ब्राउन इंग्लिशमैन। अब जो है इंडियन एजुकेशन बनाई, जो मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया, पहले जैसे वो होते थे गुरुकुल वगैरह होते तो उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके क्या कर दिया, ब्राउन इंग्लिशमैन। अब इंडियंस को यहाँ पर ब्राउन बोला गया और उनको जो है ब्रिटिश के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना लगा ताकि वो उनके अकॉर्डिंग काम करें। एजुकेशन बिकेम अ पावरफुल टूल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो एजुकेशन जो है इनके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया था एक, जिससे जो है वो इंडिया के ही लोगों से एक ऐसी क्लास बनाएंगे जो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम करेगी। इन अर्लियर सेंचुरीज इंडिया हैड डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशन। पहले जो उनके पास क्या थी, अलग अलग ट्रेडिशंस थे एजुकेशन के इंडिया के पास, जैसे पाठशाला, मदरसा, विहार एंड मैनी फॉर्म ऑफ अप्रेंटिसशिप लर्निंग, और बहुत अलग अलग तरीके जिससे जो है वो
पढ़ते थे बच्चे। दिस इंस्टीट्यूशन ट्रांसमिटेड नॉट ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज बट ऑल्सो कल्चरल वैल्यू एंड ट्रेडिशंस। अब ये जो चीज़ें थी जो इंडिया में ऑलरेडी चल रही थी, इसमें ये नहीं कि उन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी या किस तरह से काम करना है, बल्कि जो उनकी कल्चरल वैल्यूज थे, जो ट्रेडिशन थे, वो भी सिखाए जाते थे। इवन इन द अर्ली 19th century, British reporters reported hundreds of thousands of village schools across India. For instance, 1 lakh to 1,50,000 of them in Bengal and Bihar, up to 830। उस टाइम भी जो ब्रिटिश रिपोर्ट है उन्होंने बताया कि भारत में सैकड़ों गांव जो है स्कूलों में चल रहे थे। ठीक है, बंगाल और बिहार की बात हुई है। 1830 तक जो है वहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख जो है स्कूल थे। वेयर यंग नेटिव आर टोट रीडिंग, जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता था, राइटिंग, अर्थमेटिक, अपॉन अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिकल एंड एट द सेम टाइम सो सिंपल एंड इफेक्चुअल। और मतलब इतनी सिंपल वे से उनको सिखाई जाती थी कि बच्चे को तभी की तभी वो चीज़ें समझ आ जाती थी। A sharp turning point in India's education history was marked by the notorious 1834 Minutes of Education System। अब बहुत ज़्यादा एकदम से जो है टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशन वे था उसे बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। और 1835 में जो मिनट्स ऑफ एजुकेशन आया था, इंडियन एजुकेशन, उस टाइम पे जो है इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थॉमस बी मार्कले इन इट, अब वो बताते हैं, इन इट ऑल्दो ही एडमिटेड दैट ही हैड नो नॉलेज ऑफ आइदर संस्कृत और अरबिक। उन्होंने बोला कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है किसकी, ना तो संस्कृत के बारे में उन्हें पता है और ना ही उन्हें अरबी या मतलब जो उनकी लैंग्वेज है उसके बारे में पता है। ही एक्सप्रेस हिज कन्विक्शन दैट यूरोपियन नॉलेज वॉज वास्टली सुपीरियर टू इंडियंस। उन्होंने फिर भी बोला कि यूरोपियन नॉलेज जो है तुम्हारी इंडिया की जो नॉलेज है उससे बहुत ऊपर है। आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम ओरिएंटलिस्ट, मतलब एक लार्ज टर्म टू designate a scholar for the Orient, that is region from West Asia to the Far East in India or India, now called Indologist, were often scholars of Sanskrit, Pali, Persian and other languages। So उन्होंने यहाँ बोला कि मुझे जो है आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है जिन्हें जो है इनका ज्ञान इन चीज़ों के बारे में पता हो। Who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arab। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे आज तक एक भी ऐसा मतलब स्कॉलर नहीं मिला है यहाँ पर जो ये बोले कि जो यूरोप का पुस्तकालय है, ठीक है, यानी कि उनकी जो लाइब्रेरी है, कि एक भी शेल्फ जो है भारत और अरब के, मतलब जितना तुम्हें अरब और भारत में जितना ज्ञान मिल रहा है ना, उतना तो यूरोप की लाइब्रेरी के एक शेल्फ में तुम्हें मिल जाएगा। और मुझे ऐसा कोई इंडियन नहीं मिला जिसने इस बात को इनकार किया हो कि माना हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियंस देयरफॉर नीडेड ब्रिटिश एजुकेशन, इसलिए इंडियन को ब्रिटिश एजुकेशन की ज़रूरत है। हुज ऑब्जेक्टिव वुड बी टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन हु वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर। अब इससे क्या होगा, जब यूरोपियन या ब्रिटिश एजुकेशन वो लेंगे तो उनकी जो ब्लड है और कलर है वो तो इंडियन रहेगा, लेकिन वो बिहेव कैसे करेंगे जैसे हम करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे वो। बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन एंड इन मोरल एंड इंटेलेक्ट, वो हर एक चीज़ में इंग्लिश होंगे, सिर्फ कलर और ब्लड से वो इंडियंस होंगे। ऑल्दो अ फ्यू प्रोमिनेंट ब्रिटिश ओरिजिनिस्ट आर्ग्यू दैट इंडियन स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट टू स्टडी इन देयर ओन लैंग्वेज। कुछ जो है लोगों ने जो वहाँ के थे, ब्रिटिश के ही थे जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने बोला कि इंडियन स्टूडेंट को वैसे ही उनकी लैंग्वेज में ही पढ़ने देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। मैकालेज पॉलिसी, लेकिन मैकाले की जो पॉलिसी थी गेन द अपर हैंड, उनकी पॉलिसी को अपर हैंड मिला, क्योंकि उन्हें ऐसे वो बार बार जो है ब्रिटिश से लोगों को लेके आना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें यहीं पे आर्मी मिल जाए, क्योंकि लोग आते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो चीज़ें होती हैं, तो इससे अच्छा यहीं से हम अपनी आर्मी बनाए, यहीं से हम अपने जो सब चीज़ें बनाए, ना हमें पैसे देने पड़ेंगे और ये हमारे अकॉर्डिंग भी काम करेंगे। सो जो मैकाले की पॉलिसी थी उसको अपर हैंड मिला, यानी कि वो जीत गई और इंडिया का ट्रेडिशनल स्कूल धीरे धीरे बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। While English became a language of prestige associated with the colonial master, अब वो इंग्लिश ही उनकी लैंग्वेज बन गई, ठीक है, कॉलोनिकल मास्टर से जो रिलेटेड थी अब उसी में पढ़ना है। रिजल्टिंग इन लास्टिंग डिवीजन इन इंडिया सोसाइटी बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड एलिट्स एंड द मासेस। अब क्या हो गया, अब जो ये होने के बाद में अब इंग्लिश में वो पढ़ रहे हैं
तो इंग्लिश को एक अच्छी लैंग्वेज माना जाने लगा, जो कि अब ये बोला जाता था कि जो इंग्लिश है वो अच्छे पढ़े लिखे हैं जिनको इंग्लिश आती है, और जो नॉर्मल लैंग्वेज है उनमें वो उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे जो अच्छी इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश में बात करता है तो उसको समझते हैं कि वो पढ़ा लिखा है। अगर कोई हिंदी में वही चीज़ एक्सप्लेन कर दे बहुत अच्छे से तो बोलते हैं कि इसे कुछ नहीं आता। तो आज भी वही चीज़ है जो ब्रिटिश उस टाइम पर छोड़ के गए थे, उनको गए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन आज भी हम सेम चीज़ को बार बार आज भी आंखों के सामने देखते होंगे। आज अगर आपके पास भी होगा तो आपने देखा होगा कि बार बार आपको बोला जाता है कि इंग्लिश में बात करो, या इंग्लिश में ही सिखाया जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाता है ताकि आप इंग्लिश में बात करना सीख सकें। तो इतना जो है हमारे मतलब दिमाग के अंदर ये चीज़ें जा चुकी हैं। द न्यू एजुकेशन सिस्टम सर्व्ड मल्टीपल कॉलोनिकल ऑब्जेक्टिव। अब बहुत सारे जो है कॉलोनिकल ऑब्जेक्टिव थे जिससे वो पूरा करना चाहते थे, ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम ये लेकर आए थे। इट क्रिएटेड अ पूल ऑफ इंडियन क्लर्क and minor official who could staff the lower rank of the colonial administration at a fraction of the cost of British personnel। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, इंडियन जो लोग हैं उनको पढ़ाएंगे, इंग्लिश में नॉलेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करवाएंगे, लेकिन काम किस में होगा, सिर्फ लोअर रैंक पर। अपर रैंक जो है किसी इंडियन को नहीं दी जाएगी। लोअर रैंक जैसे कि क्लर्क के लिए या कोई माइनर ऑफिशियल जो है, यानी कि जो लोअर रैंक का स्टाफ है उसके लिए इन्हें रखा गया ताकि कॉलोनिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए काम कर सके पर्सनली। इट ऑल्सो साइड लाइन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी, साथ में जो ट्रेडिशनल नॉलेज मिलती है इंडियन को उसको साइड लाइन कर दिया। क्रिएटिंग जनरेशन ऑफ इंडियन डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन कल्चरल हेरिटेज, जिसके बाद से एक बार ये लैंग्वेज आ गई थी तो उसके बाद से लोग आज तक भी उसी लैंग्वेज को, उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारी जनरेशन जो है अपने कल्चरल हेरिटेज को भूल चुकी है। Now what exactly did Macaulay mean when he wrote that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia? And why should he want to make Indian English in taste, in opinion, in morals and in intellect? How does this relate to the civilizing mission mentioned at the start of the chapter? Ask your teacher and guide. So Macaulay believed European books were superior to all Indians and Arabic books। तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये लगता था कि जो यूरोपियन बुक्स हैं, मतलब इंडियन को या अरेबियन को वो समझते थे कि उनके पास कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, हमें ही सब आता है। और यही चीज़ वो बाकी लोगों में डालना चाहते थे, इंडियन के लोगों में, जो आजकल आपको देखने को मिलती होगी आज के टाइम पे भी। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि जो इंग्लिश लोग बोलते हैं, इंग्लिश में जो बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अच्छे से, तो उनको इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, चाहे उन्हें समझ ना हो, नॉलेज ना हो उस चीज़ की, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको सब आता है। इस तरह से लोगों को आज भी ट्रीट किया जाता है। जबकि अगर किसी को किसी टॉपिक की, सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है, लेकिन अगर वो हिंदी में बात करता है तो उसे जो है समझदार या इंटेलेक्चुअल नहीं समझा जाता है। This revealed his colonial mindset, which looked down on Indian culture and knowledge. He wanted Indians to adopt a British way of thinking, living and believing, so they would support British rule more easily. तो सिर्फ ये चाहता था कि लोग, यहाँ के लोग इंग्लिश सीखें, हमारे अकॉर्डिंग काम करें, ताकि जैसे हम बोले वैसे वो करते रहे और हमारा इन पे रूल करना और ईजी हो जाए। This attitude relates directly to the civilizing mission, where the British claimed टू एजुकेट एंड इम्प्रूव इंडियंस। इन्होंने क्या क्लेम किया कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी एम टू कंट्रोल एंड वीकन इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चर। लेकिन रियलिटी में क्या किया, जो इंडिया की आइडेंटिटी थी, जो इंडिया का कल्चर था, उसे इन्होंने बिल्कुल वीक कर दिया, कंट्रोल कर दिया आज के टाइम तक भी। नाउ रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू सर्व imperial needs, the British transformed Indian economy form a self-sufficient agriculture system supplemented by craft and manufacture production into a supplier of raw material for British industries and a market force to buy British good। अब ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमीज में इस तरह से कर दिया, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम जो है बना दिया, जिसमें क्या होगा, क्राफ्ट और मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन होगा। इन्हें सिर्फ जो है मतलब इंडियन को क्या कर दिया कि तुम सिर्फ रॉ मटेरियल दोगे, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में इन्हें बनाकर छोड़ दिया। मतलब रॉ मटेरियल जो है ब्रिटिश इंडस्ट्री से लोगे, और मार्केट को फोर्स किया जाता था मार्केट में कि जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से खरीदनी है आपको, वो आपको ब्रिटिश चीज़ें ही खरीदनी है।
विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब टेक्निकल डिटेल्स में ना जाकर लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज वेस्ट रेलवे नेटवर्क। सिर्फ इसका यही देख लेते हैं, इंडिया का जो वास्ट रेलवे नेटवर्क इन्होंने बनाया था, ओपन साइटेड एज अ कॉलोनिकल ब्लेसिंग। इसको क्या बोला जाता है कि वहाँ के उस टाइम के जो कॉलोनिकल हेड हैं हमारे, रूलर जो थे हमारे, उनका आशीर्वाद है हमारे लिए, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद देकर गए हैं वो। वेल द रेलवे डिड ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर एंड इंटरेक्टेड इंडियाज इंटरनल मार्केट। It was designed primarily to move raw material from the interior to ports for export and to distribute British manufactured goods throughout India। जबकि इसका यूज़ कहाँ हो रहा था? वाइल द रेलवे क्या करती थी, लोगों को एक साथ तो लेकर आ रही है, लेकिन मोस्टली इसका यूज़ होता था इंटरनल मार्केट में, जहाँ पर ये रॉ मटेरियल को दूसरी जगह लेकर जाती थी पोर्ट वगैरह में एक्सपोर्ट के लिए, या फिर ब्रिटिश की जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें थी उन्हें पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। रेलवे रूट्स लार्जली इग्नोर्ड एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, जो ऑलरेडी ट्रेड थे उनको जो है हटाया जाता है वहाँ से, मतलब उनको इग्नोर किया जाता था। पैटर्न टू सर्व कॉलोनिकल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ताकि जो कॉलोनिकल है, जो उनके शेप्स हैं, ब्रिटिश के जो पोर्ट्स हैं, उनको उनके पास यहाँ जा सके। अनदर पर्पज वॉज टू मूव आर्मीज क्विकली फ्रॉम देयर कंटेनमेंट इफ दे हैड टू फाइट अ डिस्टेंट रिबेलियन और वॉर। और दूसरा पर्पस क्या था, ताकि वो आर्मी को जल्दी से एक जगह पर दूसरी जगह भेज सके, कहीं पर कुछ हो ना जाए, कोई वॉर हो जाए या रिबेलियन हो जाए, तो उसके लिए। बिसाइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज रेलवे वॉज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द कॉलोनिकल रूलर ऑफ इंडिया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ इंडियन रेलवे का, ये कोई गिफ्ट नहीं दे के गए हैं वो लोग हमें। मोस्ट ऑफ इट वॉज पेड फॉर बाय द इंडियन टैक्स रेवेन्यू। ये टैक्स इंडिया के टैक्स रेवेन्यू से ही बना था, और ये उन्होंने अपने लिए बनाया था, ताकि अगर युद्ध वगैरह हो तो आर्मी को भेज सके, और उनका जो पोर्ट से सामान है वो मार्केट्स में भेजने के लिए। विच मीन्स दैट इंडिया फंडेड infrastructure that primarily served British strategic and commercial interest instead of being focused on serving the people's need। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने ही इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए, काम भी उन्होंने किया है, ठीक है। और इसने क्या किया, स्टार्टिंग में इसने जो ब्रिटिश की स्ट्रेटजीज थी, जो उनके कमर्शियल इंटरेस्ट थे, पैसे के से जो इंटरेस्ट थे, उन पे फोकस किया, लोगों की नीड पर कोई फोकस नहीं था। द सेम कैन बी सेड टू द टेलीग्राफ नेटवर्क। टेलीग्राफ नेटवर्क में भी सेम ही था, कोई हमारे लिए काम नहीं हुआ, उन्होंने खुद के लिए किया है। इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट ऑफ कोलोनोलाइज्म वर बोर्न बाय द इंडियन सब्जेक्ट, जो कि यहाँ जो कोलोनलिज्म होते, जो भी ऑफिशियल है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट होती थी, वो भी इंडियन लोगों से ही लोग निकाली जाती थी। द कोलोनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव apprentice, military installation and the lavish lifestyle of British official in India were all financed by the Indian taxation। कि इंडिया से इतना टैक्स लिया गया कि ये जो लोग इतनी बड़ी और बढ़िया बढ़िया लाइफ जो जीते थे, वो भी इंडिया के टैक्स के पैसों से ही जाता था। इन शॉर्ट, इंडियन फंडेड देयर ओन सब्जेक्शन। इंडिया ने मतलब अगर आप दूसरे शब्दों में बोले तो इंडिया ने जो अपने रूलर हैं, ठीक है, जो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो इनको शोषण कर रहे हैं, उन लोगों को खुद ही पैसे दे रहे हैं कि हाँ लो कर लो हमारा शोषण, इस तरह से। अर्ली रेजिडेंस मूवमेंट चैलेंजेस कॉलोनिकल अथॉरिटीज। अब जो है कॉलोनिकल अथॉरिटीज में चैलेंजेस आने लगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे तो हो गई। India was such an enormous source of wealth, natural and human resources for the British that they nicknamed her the jewel in the crown of the British Empire। अब इंडिया जो है इतना बड़ा सोर्स था वेल्थ का, नेचुरल चीज़ों का, ह्यूमन रिसोर्सेज का ब्रिटिश के लिए, कि ब्रिटिश ने इसको क्या बोला, क्राउन में एक हीरे की तरह से बोला कि ब्रिटिश एम्पायर का जो क्राउन है ना, उसमें जो भी हीरे लगे वो चीज़ें हैं वो इंडिया है। And they asserted that India would forever remain part of British Empire, on which the sun never sets। और वो हमेशा यही assert करते थे, बताते थे कि इंडिया जो है हमेशा ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट ही रहेगा, जहाँ पर कभी भी सनसेट नहीं होता है। Now what is meant by the sun never sets on the British Empire? Do you think this was the correct statement? So the sun never sets on the British Empire means द एम्पायर वो सो वास्ट, कि इतना बड़ा था उनका एम्पायर, विद कॉलोनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उनकी कॉलोनीज थी,
That the sun was always shining on at least one of its land, कि कहीं ना कहीं तो उनका सन हमेशा, मतलब कहीं ना कहीं तो दिन होता ही था. Yes, I think it was a true statement for that time. उस टाइम के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज ब्रिटेन रूल्ड ओवर मैनी कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड द अमेरिका. तो मोस्टली वर्ल्ड के हर एक पार्ट पे इन्होंने उस टाइम पे रूल किया है. However, almost from the beginning of the British conquest of India, resistance movement manifested to try and rebel this self-imposed guest. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रिटिश जो जीत थी उनकी इंडिया पे, धीरे धीरे उसमें जो है रेबिलियन होने लगा. लोग रजिस्ट करने लगे कि अब हमें यहाँ पर नहीं होना है या इनके अंडर काम नहीं करना है. वो ट्राई करने लगे, उसके लिए रेबल करने लगे. जो ये गेस्ट खुद से हमारे ऊपर इम्पोज हो गए थे कि हम तुम्हारे गेस्ट हो, तुम हमारी सेवा करो, तो इनके खिलाफ जो अब रेबल होने लगा था. वी विल ब्रीफली सर्वे अ फ्यू सच मूवमेंट्स. अब यहाँ पर कुछ सर्वे हम देखेंगे इनके, बट बिफोर वी डू सो, अब देखने से पहले लेट अस हैव अ गुड लुक एट द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. पहले ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का मैप देख लेते क्या है. द रेड एंड पिंक टेरिटरीज आर दोज डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. जो रेड और पिंक में है वो डायरेक्टली उसके अंडर थी. वाइल द येलो वंस आर द प्रिंसली स्टेट. येलो वंस क्या है, प्रिंसली स्टेट है, वी डिसाइड अर्लियर. और ब्लैक लाइन क्या है, रेलवे लाइन्स है. ठीक है, तो जितनी भी ब्लैक लाइन दिख रही है ये रेलवे लाइन्स है. रेड वाली क्या है, रेड और ये वाला कलर डायरेक्टली उनके अंडर है. और येलो वाला प्रिंसली स्टेट्स है, यानी कि ये काम उन्हीं के अकॉर्डिंग करती है जैसे बताया जाता है. नाउ एग्जामिन द मैप. व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस विद द मैप ऑफ टुडेज इंडिया इन बोथ ऑफ द बॉर्डर्स एंड ऑफ द नेम. सो ये मैप है, ऑलरेडी हमने देखा. तो अब इसमें जो है डिफरेंसेस क्या है, क्या आपको आज के मैप में दिखाई दे रहा है. जैसे आज का मैप हमारा इस तरह से है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है. साथ में जो नेपाल का पार्ट है ये भी नहीं है, ये वाला पार्ट भी नहीं है, ये बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है आई थिंक ये भी नहीं है. तो क्या क्या डिफरेंस है. सो इन 1909 मैप ऑफ इंडियन एम्पायर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया टुडे. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो ये भी इंडिया का पार्ट था, विच आर नाउ सेपरेटेड कंट्री. अब ये अलग कंट्रीज हैं. द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑल्सो इंक्लूडेड बलूचिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विच आर नाउ इन पाकिस्तान. Many cities have new names now. Kolkata is Kolkata, Bombay is Mumbai and Madras is Chennai. तो अलग अलग नाम हो गए हैं. During British rule, regions were called province. जगह को प्रोविंस बोला जाता था, एजेंसी या नेटिव स्टेट बोला जाता था. But today's India is divided into state and union territories. In the 1909 map, pink area showed region directly under British control, while yellow areas with princely states ruled by the Indian kings under British supervision. The map also showed railway lines built by the British to help in trade and control over India. So आज हम पढ़ेंगे इतना ही. कल हम ये जो रेबल हुए, क्या क्या हुए, कौन कौन से हुए और कहाँ कहाँ पर हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल. So that's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.